सबसे पहले हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की। आज पूरे दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म रहा है। लोगों के मन में सवाल उठे कि आखिर तिहाड़ में बंद केजरीवाल को अचानक से सीबीआई ने अपनी कस्टडी में क्यों ले लिया? क्यों केजरीवाल को रिमांड पर लेकर सीबीआई पूछताछ करना चाहती है? आज कई घंटों तक राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई और उसके बाद कोर्ट ने केजरीवाल को सीबीआई की रिमांड पर भेज दिया है। अब सीबीआई की गिरफ्त में केजरीवाल, कोर्ट ने 3 दिन की रिमांड पर भेजा। केजरीवाल को लगा जोर का झटका, सीबीआई रिमांड पर मुख्यमंत्री केजरीवाल। बीते कुछ दिनों से केजरीवाल की बेल पर कानूनी दांवपेच का खेल जारी है। आज उस वक्त पूरे केस में नया मोड़ आ गया जब सीबीआई ने केजरीवाल को अपनी कस्टडी में ले लिया और राउज एवेन्यू कोर्ट में रिमांड की अर्जी डाल दी। सुनवाई हुई और कोर्ट ने 3 दिन की सीबीआई रिमांड पर मुहर लगा दी। यानी अब केजरीवाल के जेल से बाहर आने की उम्मीदों को झटका लगा है। हालांकि सीन में सीबीआई की एंट्री पर आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही है। आज आपने देखा कोर्ट में, जो कोर्ट के आपके रिपोर्टर रहे होंगे उन्होंने देखा होगा कि किस तरह से झूठा प्रचार सीबीआई के द्वारा किया जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल ने कह दिया सिसोदिया दोषी है। यह हेडलाइन बन गई टीवी चैनल्स पे। केजरीवाल जी ने जब इसका विरोध किया कोर्ट के अंदर, हमारे वकीलों ने विरोध किया, तो माननीय न्यायाधीश महोदय ने खुद से वो स्टेटमेंट पढ़ा सीबीआई से मांगकर। बोला पढ़ाओ कहां पे लिखा हुआ है। और जब उन्होंने पढ़ा तो बोले कि आप गलत बोल रहे हैं, ऐसा अरविंद केजरीवाल ने बिल्कुल नहीं कहा कि सिसोदिया दोषी है। ये केस चला रहे वहां। न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए, दिखना चाहिए कि न्याय हो। पहले जमानत हो जाती है उनकी, जमानत की रिहाई के पहले ही हाई कोर्ट चली जाती है ईडी का मालूम है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इसे पसंद नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने तो बिल्कुल भी नहीं कि जिस तरह उन्हें रोका गया है। तो अब सीबीआई बीच में गिरफ्तारी बने रहे इसके लिए आई है। तो जब ऐसी परिस्थितियां आएंगी, आम आदमी पार्टी विचार करके कानूनी ढंग से जो करना होगा करेगी। मैं तो सिर्फ एक दर्शक के रूप में इसे प्रतिक्रिया दे रहा हूं। वहीं सीबीआई के एक्शन को सीबीआई जांच का हिस्सा बता रही है। मुझे लगता है कि मनीष सिसोदिया के बाद अरविंद केजरीवाल से पूछताछ सीबीआई द्वारा की जाएगी और सौरभ भारद्वाज, आतिशी मार्लेना, संजय सिंह, इन सबको कांग्रेस से पूछना चाहिए, क्योंकि सीबीआई जिस शिकायत पे काम कर रही है वो कांग्रेस नहीं की थी। तो अब इनको ये पूछना चाहिए राहुल गांधी से कि आपने हमारे साथ जब अलायंस किया था तो फिर इस शिकायत को वापस क्यों नहीं लिया था। सीबीआई तो कार्रवाई कर रही है और अगर आपने अपराध किया है तो जांच एजेंसी अपना काम करेगी और हर अपराधी को उस जांच के लिए तैयार भी रहना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि सीबीआई की तरफ से रिमांड की मांग क्यों की गई थी। रिमांड कॉपी में क्या है? कोरोना काल में जल्दबाजी में आबकारी नीति को लागू किया गया। केजरीवाल के एडिशनल सेक्रेटरी ने कंफर्म किया कि सीएम चाहते थे कि आबकारी नीति जल्दी लागू हो। केजरीवाल के पीए विभव कुमार ने गेस्ट हाउस में साउथ ग्रुप के साथ मीटिंग की। पुख्ता सबूत हैं कि शराब घोटाले के आरोपियों के साथ दिल्ली में विजय नायर की मीटिंग हुई। साउथ ग्रुप के साथ मीटिंग के लिए केजरीवाल के पीए ने गेस्ट हाउस बुक करवाया। 16 मार्च 2021 को मंगूटा रेड्डी की मुख्यमंत्री केजरीवाल से दिल्ली में मुलाकात हुई। केजरीवाल ने मंगूटा रेड्डी को मदद का भरोसा देकर कविता से मिलने को कहा था। मंगूटा रेड्डी के साथ मीटिंग में केजरीवाल ने पार्टी को फंड देने की बात कही थी। मंगूटा रेड्डी द्वारा की गई फंडिंग के पुख्ता सबूत मिले हैं। हवाला के जरिए 44 करोड़ रुपए गोवा पहुंचे, जिसका इस्तेमाल चुनाव में हुआ। सीबीआई का कहना है कि शराब घोटाले में केजरीवाल की भूमिका को लेकर पूछताछ करनी है। वहीं दूसरी तरफ सुनवाई के दौरान कोर्ट में केजरीवाल ने सीबीआई के दावे को लेकर सनसनीखेज आरोप लगाए थे। अरविंद केजरीवाल ने अदालत से कहा कि माय लॉर्डशिप, मुझे कुछ कहना है, और उन्होंने कहा कि सीबीआई ने जो कहा है कि इस पूरे मामले के लिए मैंने पूछताछ के दौरान, सवालों के जवाब देने के दौरान पूरी जिम्मेदारी, पूरा दोष मैंने अपने सहयोगी मंत्री मनीष सिसोदिया के मत्थे मढ़ दिया है और मैंने कह दिया कि ये तो उनको रिपोर्ट करते थे, वही इसमें जानते हैं, मुझे कुछ नहीं मालूम है। लेकिन ये सरासर गलत है।
मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। इस पर अदालत ने सीबीआई से कहा कि वो अरविंद केजरीवाल का बयान जो उन्होंने दर्ज किया है वो हिस्सा पढ़कर सुनाएं, और उसके बाद उसमें जो चीजें थी उससे अदालत ने कहा कि ये जो बयान है इससे आप अर्थ अपनी तरफ से निकाल सकते हैं, लेकिन ये अर्थ ऐसा नहीं निकलता है सामान्य रूप से कि ये मनीष सिसोदिया ही इसमें सारे दोषी हैं और उनके मत्थे ही दोष मढ़ दिया गया है। उन्होंने ये कहा है कि मुझे इस बारे में नहीं मालूम है, और अरविंद केजरीवाल ने फिर अदालत में कहा कि मैंने तो ये कहा था कि इस मामले में मैं भी निर्दोष हूं, मनीष सिसोदिया भी निर्दोष है और आम आदमी पार्टी भी निर्दोष है। भले ही केजरीवाल ने अपना पक्ष रखा, लेकिन कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली। अब देखना होगा कि सीबीआई को मिली रिमांड के खिलाफ केजरीवाल की लीगल टीम का अगला कदम क्या होता है। आज तक ब्यूरो। अब बात नीट यूजी परीक्षा में धांधली को लेकर सीबीआई के एक्शन की। नीट यूजी पेपर लीक की जांच सीबीआई के हवाले है। 3 दिन पहले गुजरात के गोधरा पहुंची सीबीआई की टीम ने केस को टेक ओवर किया है। अब इस नए केस में सीबीआई ने क्या किया है, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। नीट यूजी धांधली की जांच अब सीबीआई कर रही है। जैसे ही इस महाघोटाले की जांच सीबीआई के हवाले की गई, केंद्रीय एजेंसी सक्रिय हो गई। आरोपियों पर सीबीआई ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। नीट यूजी परीक्षा में हुई धांधली को लेकर सीबीआई जांच कर रही है। सीबीआई की एक टीम गुजरात के गोधरा भी पहुंची है। गोधरा की बात करें तो सीबीआई की टीम का आज तीसरा दिन है और गुजरात पुलिस की तरफ से जो भी इंक्वायरी की गई है, 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले को लेकर पूरी जो जांच है वो अब सीबीआई ने शुरू कर दी है। तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसका ट्रांसलेशन किया जा रहा है। साथ ही में सीबीआई की टीम ने आज गोधरा और खेड़ा स्थित जलाराम स्कूल, जो कि परीक्षा सेंटर के तौर पर थे, दोनों ही परीक्षा सेंटर का निरीक्षण किया है। जो भी पुलिस की तरफ से इंफॉर्मेशंस सीबीआई को मुहैया कराई गई है उसको लेकर सीबीआई ने जांच भी की है। आने वाले दिनों में सीबीआई जो 5 आरोपी जिन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा चुका है उनका ट्रांजिट रिमांड ले सकती है। साथ ही में ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो पेरेंट्स जिन्होंने पैसा देकर अपने बच्चों के मार्क बढ़ाने के लिए पैसा दिया हुआ था उनको भी सीबीआई बुला सकती है, उनसे भी पूछताछ हो सकती है। यानी कि गुजरात से जो भी धांधली का मामला, मार्क बढ़ाने का जो मामला है नीट यूजी की परीक्षा में ये सामने आया हुआ है, उसमें गुजरात का जो भी कनेक्शन है किसी अन्य शहर या किसी अन्य राज्य से मिलता है, निकलता है कि नहीं, इसकी जांच सीबीआई आने वाले दिनों में करेगी। गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा और बिहार, झारखंड तक नीट धांधली के तार जुड़े हैं, लेकिन इस धांधली के केंद्र में बिहार मॉड्यूल है। अभी तक इस केस की जांच बिहार की आर्थिक अपराध इकाई कर रही थी, इसलिए सीबीआई ने बिहार ईओयू से संपर्क किया और अब तक की जांच रिपोर्ट को टेक ओवर किया। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने 2000 पन्नों की जांच रिपोर्ट सीबीआई को सौंप दी और फिर शुरू हुआ एक्शन। नीट पेपर लीक मामले की जांच कर रही ईओयू यानी आर्थिक अपराध इकाई ने मंगलवार को आधिकारिक तौर पर जांच का जिम्मा जो है वो सीबीआई को सौंप दिया और जो जांच अब तक ईओयू कर रहा था उस जांच से जुड़े तमाम दस्तावेज भी सीबीआई को दे दिए गए। ईओयू से रिपोर्ट मिलते ही सीबीआई की टीम ने पूरे केस की सीक्वेंसिंग शुरू की। सीबीआई ने फ्रेश एफआईआर दर्ज की। सीबीआई की एफआईआर में 8 आरोपियों को नामजद किया गया है। इनमें संजीव कुमार उर्फ संजीव मुखिया, सिकंदर यादवेंदु, अमित आनंद, आयुष राज, नीतीश कुमार, रॉकी, अखिलेश और बिट्टू का नाम शामिल है। नीट पेपर लीक मामले का जिम्मा मिलने के बाद सीबीआई लगातार एक्शन में दिख रही है और सीबीआई ने सबसे पहले जो एफआईआर दर्ज की है उसमें कुल 8 आरोपियों को नामजद किया है। इन आरोपियों की सूची में सिकंदर यादवेंदु के अलावे संजीव मुखिया का भी नाम है। 8 को नामजद करने के बाद सीबीआई जब एक्शन में आई तो सबसे पहले 3 ठिकानों पर उसने अपनी दबिश बनाई। सिकंदर यादवेंदु के फ्लैग पर सीबीआई की दबिश हुई बीती रात और साथ ही साथ लर्न प्ले और बॉयज हॉस्टल, वहां भी सीबीआई की टीम जा चुकी है। पटना पहुंचते ही सीबीआई ने शुरू से जांच शुरू की और उन जगहों की पड़ताल की जहां से आरोपियों के तार जुड़े हैं। सीबीआई की टीम पटना के खेमनीचक लर्न पब्लिक स्कूल गई। स्कूल के हॉस्टल की तलाशी ली। पटना के जिस सोसाइटी में सिकंदर यादवेंदु रहता था, सीबीआई की टीम वहां भी गई।
आरसीडी के एनएच गेस्ट हाउस की भी छानबीन की गई। ये वो स्थान है जिनका सीधा संबंध नीट यूजी धांधली के आरोपियों से है। खेमनीचक के लॉन स्कूल हॉस्टल में संजीव मुखिया ने बच्चों को ठहराया था। आरोप है कि यहीं पर परीक्षा से पहले पेपर रटवाया गया था। आरसीडी गेस्ट हाउस में भी छात्र ठहरे थे, जहां की एंट्री बुक में उसके नाम के आगे मंत्री लिखा हुआ था। अब सीबीआई का अगला कदम आरोपियों से सवाल जवाब करना है। जो आरोपी जेल में बंद हैं, उन्हें अपनी कस्टडी में भी लेने की कवायद सीबीआई ने शुरू कर दी है। एक बार आरोपियों की हिरासत सीबीआई को मिल गई तो फिर जांच आगे बढ़ती जाएगी और पेपर लीक का पूरा सच देश के सामने होगा, क्योंकि सवाल 24 लाख छात्रों का है, सवाल देश के भविष्य का है। बिहार के अलावा झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात में भी सीबीआई की जांच जारी है। 8 जुलाई को नीट यूजी धांधली की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। इस बात की बहुत संभावना है कि सीबीआई भी उस सुनवाई में अपना पक्ष रखेगी। शशि भूषण सिंह, पटना, आज तक। अब आपको मिलवाते हैं गुजरात कैंसर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर हेमंत सरैया से। ये इनकी उम्र 63 साल है और 175 बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं। डॉक्टर हेमंत सरैया ने पहली बार 18 साल की उम्र में ब्लड डोनेट करने की शुरुआत की थी और तभी से लगातार ब्लड डोनेट करके सैकड़ों लोगों की जान बचाने में योगदान दे चुके हैं। 175वीं बार ब्लड डोनेट करने वाले डॉक्टर हेमंत सरैया हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, 175 बार आपने ब्लड डोनेट किया है, कैसा फील कर रहे हैं? क्योंकि 1-2 बार ब्लड डोनेट लोग करते हैं, फिर सोचते हैं कि अगली बार भी करेंगे, लेकिन शायद अपने पूरी जीवन काल में 5-7 बार से ज़्यादा नहीं कर पाते। आपने 175वीं बार आज ब्लड डोनेट किया हुआ है। जी, मुझे बहुत खुशी महसूस होती है। खुशी इस बात की महसूस होती है कि ऊपर वाले ने मुझे ये चीज़ दी कि मैं 175 बार ब्लड डोनेट करके इतने लोगों की जान बचाने में मैं काम में आ सका। और आप जानते हैं कि एक ब्लड में से हम कंपोनेंट में डिवीज़न करते हैं तब कम से कम 3 लोगों की जान बचा सकते हैं। तो डॉक्टर के प्रोफेशन के साथ भी उसमें भी हमारा जान बचाने का काम है, तो उसके साथ में भी मुझे खुद ब्लड डोनेशन करके ये जो मौका मिल रहा है उसकी बहुत खुशी हो रही है। जब मैं 18 साल का था, वो बात है 1978 की, जब मैं फर्स्ट MBBS में था, तब से मैंने ब्लड डोनेशन करना चालू किया। तब से नियमित ब्लड डोनेशन कर रहा हूँ। आज मेरी उम्र 62 साल है और 18 साल की उम्र से अभी तक ब्लड डोनेशन करने का सिलसिला चालू है। तो ये सब लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत देश के अंदर हर साल पे 1 करोड़ ब्लड बॉटल की ज़रूरत है। उसके सामने करीब 30 लाख ब्लड डोनेशन ही होते हैं वॉलंटरी। तो बहुत ब्लड की ज़रूरत है, तो आप रेगुलर करिए। बिल्कुल। तो डॉक्टर सरैया की जिन्होंने 18 साल की उम्र से ब्लड डोनेट करना शुरू किया और आज 62 साल की उम्र उनकी हो चुकी है और इस दौरान 175वीं बार आज उन्होंने ब्लड डोनेट किया है और एक मैसेज भी दे रहे हैं कि लोग अपने जीवन काल के दरमियान हो सके तो 25 बार ब्लड डोनेट करें। कैमरा पर्सन जयमीन व्यास के साथ अतुल तिवारी, आज तक, अहमदाबाद। दक्षिण पश्चिम मॉनसून लगातार आगे बढ़ रहा है। मॉनसून अब गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ और हिस्सों में भी दाखिल हो चुका है। मौसम विभाग का अनुमान यह है कि अगले 2 से 3 दिनों में पूरे गुजरात में भारी बारिश होने की संभावना है। ये तस्वीरें गुजरात के गिर सोमनाथ जिले की हैं। यहाँ बारिश की फुहारों से मौसम खुशगवार हो गया है। उमस भरी गर्मी से बेहाल लोगों के लिए बारिश की ये बूंदें राहत बनकर बरसी है। वैसे तो गुजरात में मानसून की एंट्री हो चुकी है, लेकिन अभी भी अधिकतर इलाकों में लोग बारिश के लिए तरस रहे हैं। हालांकि अब ये इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि गुजरात में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। मानसून की मौजूदा रफ्तार को देखते हुए मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। आने वाले दिनों के लिए जो गुजरात स्टेट के लिए फोरकास्ट दिया जा रहा है वो A1 के लिए, तो गुजरात रीजन के लिए जहां पर हैवी रेनफॉल की वार्निंग है वो डिस्ट्रिक्ट है बनासकांठा, पाटन, साबरकांठा, बड़ोदरा, छोटा उदयपुर, नर्मदा, भरूच, सूरत, डांग और तापी के लिए हैवी रेनफॉल की वार्निंग है और साथ में थंडरस्टॉर्म की भी वार्निंग है। और डे 2 की बात करेंगे तो डे 2 के लिए नवसारी, वलसाड़, दमन और दादरा नगर हवेली के लिए हैवी रेनफॉल की वार्निंग है और साथ में थंडरस्टॉर्म की
वार्निंग है और साथ में बनासकांठा के लिए भी हैवी रेनफॉल की वार्निंग है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से अगले 2 से 3 दिनों में पूरे गुजरात में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा समुद्र में 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। ऐसे में मछुआरों को समुद्र से दूर रहने की वार्निंग दी गई है। मानसून जो कल तक का प्रोग्रेस था वो मुंड्रा से होते हुए मेहसाना तक गया है और आने वाले 3 से 4 दिनों में जो गुजरात के कुछ और पार्ट्स बचे हुए हैं वहाँ पे प्रोग्रेस का पूर्वानुमान है। फिशरमैन वार्निंग की बात करेंगे तो फिशरमैन आज के लिए पूरे एंटायर गुजरात कोस्ट के लिए फिशरमैन की वार्निंग है और जो विंड स्पीड होगी वो 35 से 45 के kmph और साथ में गस्टी 55 kmph के गस्टी विंड रहने का पूर्वानुमान है। हालांकि देश के जिन हिस्सों में अभी तक मानसून नहीं पहुंचा है वहां प्री मानसून बारिश का दौर जारी है। चाहे उत्तर भारत के मैदानी इलाके हो या पहाड़ी इलाके, प्री मानसून की फुहारें लोगों को राहत पहुंचा रही है। देहरादून में आज सुबह से ही आसमान में बादलों ने डेरा जमा लिया था और दोपहर में देहरादून और आसपास के इलाकों में जमकर बारिश हुई। इस बारिश की वजह से गर्मी छूमंतर हो गई। मौसम विभाग के मुताबिक अभी ये प्री मानसून बारिश है। 1-2 दिन में इन इलाकों में भी मानसून के बादल झमाझम बरसने को तैयार हैं। आज तक ब्यूरो। आज तक गुजरात के स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।